हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्याएं को स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले हम लोग जो जान चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इसके पहले, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू इन्फिनाइट तक होती है। दूसरा हम लोग जानते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक होती है। ठीक, उसी तरह पूर्णांक जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं और कहीं कहीं जेड से भी निरूपित करते हैं। जो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, और पीछे -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर माइनस अनंत तक ये भी होता है। और क्यू यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, जिसे जहाँ पर q जो नीचे लिखा रहता है डिनोमिनेटर में वो कभी भी जीरो नहीं होता है। और p और q कहाँ से रहेंगे, इसी i से p और q का मान रखते हैं, जिसमें q का मान जीरो कभी नहीं रहेगा। ठीक है, QC क्या है, अपरिमेय संख्या, जैसे करणी में 2, करणी में 3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह IR क्या है, वास्तविक संख्या। IR ये है वास्तविक संख्या, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जो सारी संख्याएं होती हैं, ऊपर की सारी संख्याओं को मिलाकर जब लिखते हैं तो ये क्या होता है, वास्तविक संख्या आती है। अभी तक यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 तक। कक्षा 11 में एक नई संख्या का जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 में हम लोग छोड़ दिए थे, मैं अभी बताऊँगा क्या छोड़े थे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग कहते हैं समृद्ध संख्या। अच्छा, ये होता क्या है, समृद्ध संख्याएं जो होती हैं ये एक प्रकार का काल्पनिक संख्या होता है। ऐसा संख्या कहीं पाया नहीं जाता, वास्तव में ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो कि गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं कहीं ऐसा उत्तर आ जाता है जो कि काल्पनिक होता है। तो उसको देखेंगे कहाँ काल्पनिक आता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर। ठीक है, क्यों आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो एक प्रश्न मैं सॉल्व करना चाहूँगा। ये इसका जो जो अवतरण हुआ है कह सकते हैं, वो कहाँ से हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें a b c क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। अब इसका जो हल करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के हल आते हैं। एक हम लोग अगर हल किए होंगे तो इसमें डी जो विविधकर डी होता है, डी कभी कभी निकालते हैं b² - 4ac। इसका मान कभी कभी 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है। डी का मान कभी कभी निकालते हैं तो b² - 4ac, इसका मान 0 भी आ जाता है। और डी का मान कभी कभी विविधकर का मान आता है b² - 4ac का मान 0 से कम भी आता है, यानी कि ऋणात्मक भी आ सकता है। यदि इसका मान ऋणात्मक आया तो यही ऋणात्मक मान कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करता है। देखो ये दोनों तो वास्तविक संख्या देता है, इस दोनों का उत्तर जो भी आता है इससे जो मान आता है क्या आता है, वास्तविक मान आता है, वास्तविक मान। लेकिन ये जो मान देता है, ये जो वैल्यू देता है, रियल वैल्यू, और लेकिन ये जो वैल्यू देता है, यही वैल्यू अगर b² - 4ac का मान, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और x का मान, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या ना आए तो वो उसमें b² - 4ac का मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है, विविधकर ऋणात्मक आ जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस केस में यही जो समीकरण है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देने लगता है, यानी कि इमेजिनरी काल्पनिक संख्या देने लगती है। तो इसमें क्या मान आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी कि इसमें जो वैल्यू आएगा वो उसी को वहाँ से क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ इमेजिनरी आएगा, यहाँ रियल आएगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण है उसको हल करेंगे, अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो समझ जाएंगे कि वो जो मान आएगा x का मान, वास्तव में वो काल्पनिक मान आएगा, c कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्योंकि प्रश्न ये उठने लगा कि इसमें जो x का मान आ रहा है उसको कहाँ रखें हम, क्योंकि रियल नंबर तक तो काम हो गया था, उसके बाद कहाँ रखें। तो इसी से इसी वैल्यू को रखने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया गया, कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इसी डी को रखने के लिए बनाया गया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर से देखते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उदाहरण देखिए। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा समीकरण ले लेते हैं, x²
-1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 1 को उधर भेज दो तो हो जाएगा x² इक्वल टू 1। x के 2 मान आएंगे +-1, कोई दिक्कत नहीं है, x के एक मान 1 आया, एक मान -1 आएगा। ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन इसी का दूसरा रूप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे हल कर दूँ, x² धन 1 बराबर 0 कर दूँ। ठीक, अब इसमें x का मान निकालना चाहता हूँ मैं। एक संख्या वर्ग है में है, उसमें एक जोड़ा गया है। देखो ये पॉजिटिव होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में एक जोड़ेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, उसका जीरो तो कभी होगा ही नहीं। तो इसको हल करते हैं, x², 1 को उधर भेज दो, -1 हो जाएगा। किसी संख्या का वर्ग क्या -1 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेने पर, करनी लेने पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ पर यही समस्या आ गई कि करनी के अंदर -1 रख दिया गया। क्या ऐसा कहीं होता है? आर में जब आर लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या अभी तक की है, आर में अगर लेंगे तो आर में करनी के अंदर -1 नहीं आता है, इसके अंदर भी नहीं आता है चीज़। तो इसको रखे कहाँ हम तब? ये किस प्रकार का नंबर है? इसी नंबर को रखने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। तो इसको बार बार ऐसे लिखने से अच्छा है, इसको हमारे गणितज्ञों ने क्या कहा, आई नाम दे दिया। इसको हम लोग जहाँ पे ये रहा है, इसका मतलब करनी में -1 को हम आई लिखेंगे, और इसका नाम वास्तव में आयोटा होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, इसको करनी में -1 को आई कहेंगे, और ये करनी में -1 जो आया है, इसी को रखने के लिए ये एक नए प्रकार का नंबर है। इसको रखने के लिए सी का जन्म हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, सी यहीं से आया है। तो इसमें जो आई जो आता है, सी के अंदर जो आई है, ये आई कुछ और नहीं, यही है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। जब भी इसमें डी का मान निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा, 0 से कम आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। तो हम वो निकाल नहीं रहे हैं, बस आप समझ जाइए। तो आते हैं इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। हम कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं, कैपिटल जेड से, जनरली जेड से निरूपित करते हैं। और इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप जो होता है a+ib होता है, जहाँ a, b क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप होता है। हम इस चैप्टर में जब भी कोई जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या दिया रहेगा, तो उसको हम लोग इसी रूप में लिखेंगे हमेशा। अगर इस रूप में नहीं दिया तो इस रूप में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि इसमें ए क्या है मैं बता दूं। इसमें जो ए क्या होता है, इसमें देखो आई नहीं लगा है, इसमें आई लगा है। तो जिसमें आई लगा रहता है उसको हम लोग काल्पनिक भाग कहते हैं, जिसमें आई नहीं लगा है उसको वास्तविक भाग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आई नहीं लगा, देखा है आई लगा है, इसमें आई नहीं है, तो इस वाले भाग को जो ए है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट, जिसे हम लोग RE कहते हैं, REZ, रियल पार्ट ऑफ जेड का रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट क्या होगा, ए। इसी तरह काल्पनिक भाग जिसे कहते हैं हम लोग, काल्पनिक भाग जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, या फिर IMZ, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई को छोड़कर जो बचता है, आई को छोड़कर जो बगल में बचता है, इसको कहते हैं बी, यानी कि बी, ये होगा। इसको ध्यान रखिएगा, वास्तविक पार्ट हमेशा जो आई के बाद वाला होता है ये होता है, और जिसमें आई लगा होता है वो हमेशा काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, आई के साथ में नहीं लिखते हैं, आई को छोड़कर लिखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं मानक रूप। ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मानक रूप, इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको कहते हैं मानक रूप। ठीक, हाँ, अब इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हमें कुछ दिया गया है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमें लिखा है z इक्वल टू 3i ऋण 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें जो है वास्तविक पार्ट और आपको
काल्पनिक काल्पनिक भाग दिखाना है, तो इसमें जो हम लोग वास्तविक पार्ट को आर ई जेड कहते हैं, तो ऐसे लिखेंगे आर ई जेड बराबर, उसी तरह आई एम जेड बराबर, दोनों लिखेंगे। तो पहले इसको अच्छे से लिख तो लो। देखो इसमें वो आगे पीछे लिखा है, आई वाला पार्ट क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, तो ये पहले लिख दिया है, तो पहले इसको बाद में लिखेंगे। -4 को पहले लिखेंगे, -4 धन 3 आई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर I3 आई इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात होता है। देखो अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, अब देखो a प्लस आई बी टाइप का हो गया, इसमें a का मान क्या है -4, तो ये वास्तविक पार्ट क्या -4 हो जाएगा और काल्पनिक पार्ट क्या है 3 हो जाएगा, आई को छोड़कर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और भी प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जेड लिखा है, जेड इक्वल टू 3i लिखा है केवल। ठीक है, 3i लिखा है, केवल 3i लिखा है, तो 3i लिखा है, तो इसको हम देखिए, इसमें एक पार्ट दिया नहीं है, तो इसको हम पार्ट बनाएंगे जो नहीं दिया है। इसमें लिख देंगे 0 + 3i, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें a का मान, इसमें जैसे कि a का मान जो है कि हम जो कहते हैं आर ई जेड, ठीक है, a का मान 0 दिया है और b का मान जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है क्या दिया, 3 दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में इतना आप समझिए पहले अभी। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, क्लियरिटी आएगी अच्छे से। सॉरी, अब देखते हैं आई का क्या महत्व है, आई को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक छोटा सा पहले प्रश्न बता दे रहा हूँ आपको। समानता जेड में, कॉम्प्लेक्स नंबर में समानता कब ये इक्वल होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 बराबर Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, ये बराबर कब होंगे, मान लीजिए Z1 का मान दिया है a + IB और Z2 का मान दिया है C, सॉरी ये नहीं C है, ये C है, C + ID, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ID, AC है C + ID, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब when a = C, और b = D। ठीक है, a C के बराबर हो, इसका वास्तविक पार्ट वास्तविक के बराबर हो, काल्पनिक पार्ट काल्पनिक के बराबर हो, तब जाके ये दोनों बराबर होते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण देखिए, जैसे एक है x + 3i = 4 - yi, ये दिया है। एक सवाल है, बहुत ही आसान सा लिया हूँ, अपने से लिया हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, x, y का मान निकालना है, सॉल्व की x, y का मान निकालना है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, आपको दिख रहा है इक्वल लगाया चिन्ह, तो इसमें क्या है, इसका वास्तविक पार्ट इसके वास्तविक पार्ट के इक्वल कर दीजिए आप, x 4 की इक्वल कर दीजिए, x = 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग के इक्वल कर दीजिए, इसका काल्पनिक भाग क्या है 3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -y है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस चाहो तो इधर से इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा, मतलब y = -3 और x = 4, ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एक तो आपके NCERT बुक से ले रहा हूँ एक उदाहरण, उसको देखिए आप कैसे सॉल्व किया उसने। ठीक है, NCERT बुक का उदाहरण है 4x + I ब्रैकेट में 3x - y, दिस इज इक्वल टू 3 + I अंडर ब्रैकेट 6, ये दिया है शायद। हाँ, ये देख लीजिए, ये आपका उदाहरण एक है, एक NCERT का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है
और y का मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व करके x y का मान निकालना है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये दोनों सम्मिलित संख्याएं बराबर हैं तो इक्वल है। तो इक्वल का क्या नियम होता है, ये इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि 4x किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ से 4x बराबर 3 कर दीजिए तो x का मान क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 3/4 ये x का मान आ गया। देख रहे हैं, एकदम बिना हल किए ही अपने आप आ जा रहा है, बहुत ईजी है। इसी तरह इसका जो काल्पनिक पार्ट है इसके काल्पनिक इक्वल हो जाएगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी इक्वल होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई को छोड़कर जो बचता है ये 3x माइनस वाई, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इजक्वल टू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6 हो जाएगा। x का मान 3/4 जो है यहाँ रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 पहले से था गुड़े x का मान हो जाएगा 3/4 माइनस वाई बराबर -6। अब इसको y को इधर लेके जाओ, 6 को उधर लेके जाओ, y को इधर लेके आएंगे धन हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा। तो 3 त्रिक के 9 ही हो जाएगा, 9/4 धन 6 बराबर y। गुणा कर लो, 4 6 24 और 24 में 9 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 33, 24 9 33 ना, 33/4 बराबर y। देख लीजिए ये y का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान है, ये वाला y का मान, सॉरी देख लीजिए ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों आंसर है, कुछ किया नहीं है। 4 6 24 9 33/4 लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको बराबर दिया रहेगा दो सम्मिलित संख्याएं, तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक, वास्तविक के, काल्पनिक के, तो इससे हम x और y का मान निकाल सकते हैं, ये आपको बता चुका हूँ। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो इसमें हम लोग आगे सीखना है हमको। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रश्न ये है ना कि लोग कहते हैं करनी में 5 गुणे 3 लिखा है, तो लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे एक कंसेप्ट है, करनी में 5 गुणे करनी में 3, करनी में 5 गुणे करनी में 3। ठीक, ऐसे मतलब ये 5 अलग हो जाएगा 3 अलग हो जाएगा, ऐसे होता है। या अगर कहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं, करनी में लिखा है 5 गुणे -3, तो भी ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 5 गुणे करनी में -3। लेकिन अगर दोनों एक प्लस एक माइनस है तो सही बात है, दोनों प्लस है तो भी सही बात है। लेकिन अगर दोनों माइनस है, मान लो -5 है और गुणे -3 लिखा है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, करने में 5 करने में -5 गुणे करने में -3? क्या ऐसा संभव है? तो बता दें ये सही है, लेकिन ये सही नहीं होता है। ठीक है, अगर दोनों माइनस है तो दोनों को करनी को अलग अलग नहीं कर सकते, एक माइनस या एक प्लस रहेगा तब तो अलग अलग हो जाता है, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में निगेटिव है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह देखो माइनस लिखा है, यहाँ माइनस है माइनस, तो ये करनी जो है अलग अलग नहीं होगा, ये गलत बात है, ये होता है नहीं, गणित में ये नियम गलत है। इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसी को हम सिद्ध करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं। कुछ है नहीं, हमको सिद्ध क्या करना है। देखो, अभी बताया था करनी में -1 बराबर क्या होता है, आप जानते हो करनी में -1 बराबर, जैसे मैं एक चीज़ बता दूं, करनी में -3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं जानते हो, इसको लिख सकते हैं करनी में -1 गुणे 3। ठीक, तो इसको अभी बताया कि दो संख्याएं हैं तो दोनों का करनी एक तो माइनस है तो अलग अलग हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं करनी में -1 गुणे करनी में 3। अब करनी में -1 का मान तुम लोग जानते हो, आई, इसको कहते हैं करनी में 3, तो करनी में -3 किसके बराबर आ गया, आई करनी में 3। इसी तरह और संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये वाला संख्या, करनी में -1 गुणे करनी में, अरे सॉरी, यहाँ पर करनी में -1 गुणे करनी
में -1, ये -1 का -1 में गुणा किया गया है, ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। -1 का -1 में गुणा किया गया, तो इसका मान क्या आएगा, देखो समझिएगा इसको। अगर तो आपने ऐसे लिख दिया करनी में -1 एक बार गुणे करनी में -1 एक बार, अगर ऐसे आपने लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, इसको कहते हैं आई और इसको कहते हैं आई। आई का आई में गुणा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई का आई है, ये भी आई का आई में गुणा करेंगे। अगर आई का आई में गुणा करते हैं तो वो आता है क्या है, -1। ये अभी बताऊंगा मैं कैसे आता है, ये -1 आता है, ठीक। ये देखिएगा, तो अब इसका दूसरा आंसर देखिए, इसका दूसरा पहलू, कौड़ी में -1 का गुणा किया गया है -1 में, तो ये -1 का -1 में गुणा होगा तो क्या होगा, आपको मालूम है माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 का आएगा, तो करणी में 1 हो जाएगा, ठीक है। करणी में 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब प्रश्न है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 उत्तर आ रहा है, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर आ रहे हैं, एक बार -1 एक बार 1। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये लाइन अभी बताया था मैंने, ये लाइन सही कि गलत है यहाँ पर, तो यही चीज़ देखो, दोनों माइनस रहता है तो अलग अलग नहीं कर सकते। अगर दोनों माइनस है तो इसको अलग अलग जो लिखा है मैंने ये चीज़ यही नहीं लिख सकते, तो ये बराबर ये जो लिखा है यही गलत है, ठीक है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं आ सकता। तो ये चीज़ एक विरोधाभास को दिखाता है, ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो ये 1 नंबर में कहता है कि प्रूव करने के लिए पूछता है ये चीज़ें, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ें यहीं पर गलत हैं, ठीक है। तो हम आगे अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम। थैंक यू।